बेनीवाल बैठे, आप यदि इस बात का समर्थन करते हैं तो जो है एक नारा मेरे साथ आप बुलंद करेंगे। मैं कहूंगा चंद्रशेखर और हनुमान, आप कहेंगे फतेह करेंगे राजस्थान। चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान, चंद्रशेखर और हनुमान। इस नारे को पूरे जो है राजस्थान में गांव-गांव में पहुंचाने का आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय पुष्पेंद्र जी का। अब मैं आप सबके मन की भावना को ध्यान में रखते हुए, हनुमान जी भाई साहब महीने महीने तक घर नहीं जाते, आपके लिए सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार आपने भाई साहब के मुंह से सुना होगा, वो फोन करते रहते हैं, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। आप सबका मन है कि उनकी बात भी आप सुने। मैं सबसे पहले हम सबके लाडले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के सुपुत्र आंसू का आमंत्रण देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच रखे। आंसू, हेलो हेलो। राम राम साहब, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हम 2-3 जयकारे लगाएंगे। बोलो मोटी डूंगरी गणेश जी महाराज की, बोलो गोविंद देव जी की, बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की। आज आप लोग इतनी दूर दूर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाने आए, उसके लिए धन्यवाद। और आज आप लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि आप सब लोग इस पार्टी के लिए मेरे पापा की तरह मेहनत करेंगे, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही तो सूर्य बनकर निकलता है। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय जवान जय किसान। थैंक यू। अब पापा को घर से बाहर रहने की इजाजत है ना 1 महीने। चलिए अब मैं आदरणीय हनुमान जी भाई साहब की लाडली बेटी दिया जी को आमंत्रण देना चाहूंगा। आप पधारें और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। दिया। राम राम साहब। जयपुर की इस पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व, जगह चाहे दूसरी थी पर इसी जयपुर में हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना हुई थी। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस समय तो सभी को लगा था कि बहुत छोटी पार्टी है, पर इतने कम समय में आप सभी की बदौलत हमें 3 विधायक मिले और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी घबरा रही हैं और अब तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि आरएलपी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी है। मैं अपने पापा को संघर्ष करते देखती आई हूँ, तो आज इसलिए आप सभी के सामने उनसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। पापा गौर कीजिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से, न होना मायूस, न घबराना इन अंधेरों से। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। पापा हमें टाइम तो कम दे पाते हैं, याद भी बहुत आती है, पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी से विनती करती हूँ कि हमेशा मेरे पापा का हौसला बढ़ाइएगा और उनका साथ दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत खूब दिया। और अब मैं किसान आंदोलन के एक
नन्हे नायक, जिनके नाम से एक यूनियन भी बनी हुई है, अंगद हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें। छोटे छोटे बच्चों का भी हनुमान जी के प्रति कितना मन है, अंगद की बातें इस बात का सबूत होंगी। अंगद आए और 1 ही मिनट में अपनी बात खत्म करें। अंगद। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब महाराज की, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, महाराजा सूरजमल। मजा नहीं आ रहा। हनुमान बेनीवाल जी की सेना, भाई ऐसा करोगे, ढंग से बोलो। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्था दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जो भी सरकार बने, आरएलपी के बिना ना बने, हनुमान बेनीवाल जी के बिना ना बने, गठबंधन के बिना ना बने। मैं कैसे भूल सकता हूं जब 7 साल का था, किसान आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ किसान आंदोलन की पूरी हल्ला था और बारिश गर्मी सर्दी सब में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र फौजदार के साथ। और जहां जहां पे उपचुनाव हुए वहां पे गए और अपनी विजय प्राप्त करी। डंके के चोट पर जीते, 700 किसानों की हत्यारे पार्टी को हराया और ऐसी जीत हमने करी। तो जब किसान आंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट चाहिए था तो राजस्थान से एकमात्र नेता जो कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आया और हमारा समर्थन किया, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल जी। उनका समर्थन देना हमारी, फिर जो हमारा समर्थन देगा हम उसका समर्थन देंगे। मोदी जी से अपना गठबंधन तोड़ के आए हमारे साथ, ऐसे हमारे हनुमान बेनीवाल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अच्छा नारा लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी। देखिए सांसद कहाँ के, नागौर के। ईआरसीपी योजना चाहिए हमारे 13 जिलों को और उन 13 जिलों में नागौर आता नहीं है, पर फिर भी हमारी आवाज उठाई। ओबीसी आरक्षण, भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण। सांसद कहाँ के, नागौर के। आरक्षण किनको चाहिए, भरतपुर धौलपुर को। उनके साथ आए। हमेशा अग्निवीर योजना, जवानों के लिए कौन डटा, हमेशा वही हमारे लिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने हैं, वो हमारा दर्द समझ सकते हैं। इसमें भी उनका धन्यवाद, क्योंकि पूरे राजस्थान में से कोई 24 सांसद कोई नहीं बोला, हमारे भरतपुर का सांसद भी नहीं बोला हमारे आरक्षण के लिए, पर नागौर का सांसद हमारे लिए बोला। उनकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, भोले किसान, चौधरी सर छोटू राम जी, सॉरी सर छोटू राम जी कहते थे कि भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, पढ़ो जुड़ो और लड़ो। अब हमें इन सब चीजों पर अमल करना होगा। अगर अमल नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ाई करो, जुड़ो और लड़ो। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं, अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। थैंक यू। जब नन्हे कंठों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर चौधरी छोटूराम जी की बातें निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान अब जाग चुका है। मैं अगले वक्ता के रूप में 1-1 मिनट के 3 उद्बोधन हो रहे हैं और उसके बाद सम्माननीय नेताजी का उद्बोधन होगा। कोलाइट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक रेवंत राम जी पवार हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट का संक्षिप्त उद्बोधन आप हमारे बीच रखें। उसके बाद सम्माननीय पुखराज जी गर्ग और नारायण जी बेनीवाल का 1-1 मिनट का उद्बोधन होगा और उसके बाद हमारे लाडली नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। राम राम सर, राम राम सर, राम राम सर। मैं रेवंत राम पवार पूर्व विधायक नोखा, जिला बीकानेर से हनुमान बेनीवाल जी से जुड़ा हूं और आज जो मंच पर विराजमान नेतागण हैं आरएलपी के, एएसपी के और जो भी ये
मंचाधीन हैं पदाधिकारीगण, मंचासीन, उनको सबको संबोधन देते हुए निवेदन करता हूं आप लोगों से कि मेरे सामने जो विराजमान मेरे बड़े भाई बहन और छोटे भाई जो हैं, युवा शक्ति है, उन सभी को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आने वाले 23 तारीख को चुनाव हैं वो बड़े सख्त मजबूती से लड़ें ताकि अपनी सरकार बन सके और अपने हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया। अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आजाद समाज पार्टी के शोएब खान साहब आधे मिनट में अपना उद्बोधन हमारे बीच रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री ईश्वर का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है, प्रकृति की है, जो मालिक है सारे जहानों का। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम, हिंदुस्तान शांति के दो धर्मों का संगम। मगर कुछ ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हो गए जो धर्म और जात के नाम के ऊपर नफरत फैला रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि आज हमारे बीच में हनुमान और चंद्रशेखर रावण आ गए हैं जो मोहब्बत का पैगाम देंगे और हमारे राजस्थान में जो धर्म और जात के ऊपर नफरत फैलाएगा उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका मुंह तोड़, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और जो संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके साथ जंग लड़ेंगे, उनके साथ जंग लड़ेंगे। लिहाजा आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। अरे तुम हुकूमत करना चाहते हो तो आपके बोतल पे और केतली पे निशान लगेगा। इनकलाब, इनकलाब। So nice of you. Thank you very much. थैंक यू साहिब जी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अब मेरा अगला निवेदन हनुमान जी की मजबूत पीठ के रूप में और हम सभी का हमेशा मार्गदर्शन करने वाले खींवसर के विधायक आदरणीय भाई साहब नारायण जी बेनीवाल से पधारे और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। आदरणीय खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल। जयपुर की इस पावन धरा पे सत्ता संकल्प महारैली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने आपको बता दी। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, 25 नवंबर को जिस तरह अर्जुन को ये पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे चिड़िया की वो आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। 25 नवंबर का दिन आप सबको याद रखें और बोतल और केतली के चुनाव चिन्ह पे जहां भी हमारे प्रत्याशी हो उनको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देके आपको हनुमान बेनीवाल जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना है। बड़े सोचने और आत्मविश्लेषण करने का वक्त है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मैं मेरे कमेरे कौम के लोगों को, मैं समाज के अंतिम छोर में बैठे लोगों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसलिए मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि जो रात और दिन जाग के आप और हम सब के लिए लड़ रहे हैं, उस हनुमान बेनीवाल को आप इतना मजबूत कर दो कि 3 दिसंबर को जब ईवीएम की पेटियां जब खुलनी शुरू हो, सुबह सुबह कई लोगों की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाएं और एक किसान का बेटा सत्ता के शिखर पर पहुंचे। ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूं। एक बार पुनः जयपुर की समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन देके और एक मोहब्बत और प्यार का पैगाम जो राजस्थान के अंदर इन्होंने दिया है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद का जो एक गठबंधन है,
जो किसान और कमेरे कौम का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का पूरा दोनों हाथों से आप लोग आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का मन है कि हमारे बीच हरियाणा से चल करके हम सभी के हौसला अफजाई के लिए पधारे हरजीत चिकारा भी 1 मिनट अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ भाई हरजीत चिकारा को आमंत्रण देना चाहूँगा, आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। आपके बाद सम्माननीय पुखराज जी घर का उद्बोधन होगा, उसके बाद सीधे नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, मंच पर बैठे बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए आपके प्यारे बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी साथियों को राजनीति की आज वो कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद ही कोई बता पाएगा। एक बात नोट कर लेना, ये जो अब चुनाव है राजस्थान का, अगर इस चुनाव में आप लोगों ने अपनी एकता नहीं दिखाई, जिंदगी में कभी दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर चुनाव नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, जिसको आप लोग ये सोचते हो कि अगर यहां भाजपा आएगी आपका विकास करेगी, वो एक चक्कर जाके हरियाणा लगाया आना। हमारा सीएम है खट्टर साहब, जो रैलियों में कहता है नाम है मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ईबीप का और बना जो ढूंढ बेकवा दूंगा थारा। और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुमलेबाज, उनके माहौल का यही नहीं पता कब रात 8 बजे लाइव आके बोल देंगे मित्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो। कब तक आप लोग इन झूठे ढकोसलों में फंसे रहोगे? याद करो वो दिन जिस वक्त हम गुलाम थे, उस गुलामी के वक्त किसान का, दलित का शोषण होता था, हमारी बहन बेटियों को हमारी आंखों के सामने पीटा जाता था, कुचला जाता था। आज भी इस वक्त आपकी इस कांग्रेस राज के सरकार में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सबने देखी होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ वही हालात आज किए जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज सीख लेनी चाहिए, एक बार यहां सरकार कांग्रेस बनाती है, एक बार बीजेपी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार वो खेलता है, दूसरी बार वो। आखिर आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसान की, दलित की, मजदूर की सरकार कब आएगी? वो सरकार जब आएगी, आप लोगों के सामने दो कोई नूर इकट्ठे हो गए हैं, जो एक बाबा साहब का दीवाना है तो दूसरा छोटू राम का। और इस हिंदुस्तान के अंदर जिसने संविधान लिखा, बाबा साहब, उसके दीवानों के साथ आज भी क्या किया जाता है आप लोगों को पता है? जब रामनाथ कोविंद, एक दलित समाज का बेटा, राष्ट्रपति बना और उसने वहां विधानसभा के अंदर अपने पैर रखे, उस विधानसभा को गंगाजल से धोया गया। गंगाजल से कि एक दलित के पैर रखने से वो दूषित हो गई। आज भी दलित भाइयों के साथ इतना अत्याचार होता है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछें तक नहीं रखने दी जाती। आज भी दलित बहन बेटियों को गलत नजर से देखा जाता है, बलात्कार तक कर देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आज बड़ी सभा के माध्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक हनुमान का सैनिक इन दलित भाइयों की घोड़ी के आगे लट के जोर पर हम खड़े होंगे और हम देखेंगे उस घोड़ी को कौन रोकेगा। अब लड़ाई है किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, आदिवासी की, मूल निवासी की। इस देश के असली राजे तुम हो। तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन हाथों को मजबूत करो।
एक किसान जब खेत में जाता है अपने साथ दो ही चीजों का इंतजाम करता है, चाय का और पानी का। केटली में चाय डालो और बोतल में पानी रखो। अब आप सभी को बता देता हूं, भाजपा टिकट बांट रही थी, आपस में कानाफूसी चल रही थी। साहब, हम तो चाय वाले के नाम से आपका प्रचार कर रहे थे, चाय को तो केटली में चंद्रशेखर डाल ले गया। आप सभी को बता देता हूं, ये अंतिम लड़ाई, अगर इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपना जोर नहीं दिखाया, जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योद्धा और कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। हनुमान जी, चंद्रशेखर जी दोनों एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से संघर्ष करके आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए वो एकता बनाई है, आप लोगों के लिए इस परिवार को एक किया है। अब आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है और मैं ये चाहता हूं राजस्थान के अंदर से 200 सीटों पर 200 हनुमान और 200 चंद्रशेखर निकल के आए और भाई साहब के हाथ मजबूत करे। आप सभी साथियों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय छोटू राम। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, हम सभी में जोश भरने के लिए। और अब सेकंड लास्ट वक्ता के रूप में मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक सम्माननीय पुखराज जी गर्ग साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें और उसके बाद में सीधे आदरणीय नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। सत्ता संकल्प की महारैली के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और दलित, गरीब और किसान के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, एएसपी पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, हमारे खिमसर से लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच और समस्त सामने उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत, आप सभी का हार्दिक आभार। आज प्रदेश के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। आपने देखा होगा प्रदेश और देश की दोनों हस्तियां जो हमेशा गरीब, दलित और किसान के हित की रक्षा के लिए लड़ते हैं, हमेशा उनको मान सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो दोनों शख्सियत आज हमारे बीच में मंच पर साथ में उपस्थित हुए। और आप सभी ने देखा होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5वां स्थापना दिवस आज हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, चाहे थानागाजी का प्रकरण हो, चाहे जालोर का इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोजाराम मेघवाल का प्रकरण हो, उन सारे परिवारों को न्याय दिलाने के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे पहले किसी शख्सियत की आवाज़ आई सड़क से सदन तक, तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा किसानों के मान सम्मान की बात आई, किसान धरने पर बैठे और हमारे देश के इस आज़ादी के 75 साल के अंदर किसानों का सबसे बड़ा धरना था। 14 महीने तक किसान धरने पर बैठा रहा, लेकिन हमारे प्रदेश के बहुत सारे नेता, बहुत सारे सांसद जो किसान के बेटे बनकर, किसान के भाई बनकर आपके वोट लेकर चले गए थे, लेकिन किसानों के मान सम्मान के अंदर
कोई भी सांसद संसद के अंदर नहीं बोला, कोई भी सांसद किसानों से जाकर उनसे दो टूक बात नहीं कर पाया। लेकिन प्रदेश के अंदर एकमात्र सांसद, प्रदेश की एकमात्र शख्सियत जिन्होंने संसद के अंदर कहा, मोदी जी मैं उन किसान परिवारों से आता हूँ जो उस सड़क पर बैठा है, मेरी रगों के अंदर वही खून है जो उस किसानों की रगों के अंदर है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है, मैं आपके साथ में संसद में इस एनडीए के गठबंधन के साथ में यहाँ नहीं बैठूंगा। आपने देखा होगा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से एकमात्र शख्स जिन्होंने संसद के अंदर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया तो एकमात्र सांसद था, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने संसद के अंदर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें जो हमारे आरक्षण की बात है, जुडिशरी के अंदर आरक्षण की बात है, न्यायालय के अंदर आरक्षण की बात है, अगर किसी सांसद ने संसद के अंदर बात की तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रथम रजिस्टर्ड पार्टी है, प्रदेश की पहले ही वो पार्टी है जो किसान, गरीब और दलित के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी ताकत, प्रदेश के अंदर तीसरी बड़ी रजिस्टर्ड पार्टी, हमेशा जो पार्टियां आती थी पहले वो सभी पार्टियां हरियाणा और उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड पार्टियां थी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की पहली रजिस्टर्ड पार्टी है और इस प्रदेश का शख्स, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुखिया, इस पार्टी का जो हमारे सुप्रीमो, उनकी इस पर सोच है कि गरीब दलित को न्याय मिले और उन्होंने इसी लक्ष्य को रखकर पार्टी का प्रथम प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया वो दलित परिवार से बनाया, मुझे बनाया, ये इन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से, आरएलपी और एएसपी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं और 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के जहाँ भी प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताएं और हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद मंच से आदेश मिला है कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व सम्मानीय इंदिरा जी के रूप में ही वक्ता के रूप में हुआ है। हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रदेश महामंत्री डिम्पल कंवर जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बहन डिम्पल जी भी हमारा मार्गदर्शन करें, पधारें और अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मातृशक्ति का नेतृत्व करते हुए बहन डिम्पल कंवर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पधारे हुए अतिथिगण, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हमारे हनुमान बेनीवाल साहब, और यहाँ पधारी हुई सारी मातृशक्ति माताएं, बहनाएं, मेरे बड़े बुजुर्गों, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक अपन सब मिलके एक जयकारा लगाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। उसमें थोड़ा तेज आवाज में बोलो, मातृशक्ति की बात है। और मातृशक्ति हम लोगों को बोलने का मंच एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदान किया है, तो सम्मानीय मंच का मैं अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं राजस्थान के एक राज परिवार से राजपूत खानदान की बेटी हूँ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि मेरी तरह अन्य और भी मातृशक्ति मंच पे आए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2018 से, जब से इसकी स्थापना दिवस थी, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, पार्टी सेवा कर रही हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, तन मन धन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ देने का संकल्प करती हूँ। आप सब मेरा साथ दें और सहयोग करें कि भारी बहुमत से हम 200 विधानसभा क्षेत्र से जिताकर अपने हर विधायक को यहाँ पहुँचाए। आप सबसे निवेदन है,
मेरा और मातृशक्ति से भी निवेदन है कि वो आगे से आगे ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। आज मेरे साथ यहाँ 2000 महिलाएं आई है, तो एक बहुत बड़ा है, हमारा एक बहुमत है कि मैं महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही हूँ। और एक राजपूत होने के नाते पूरे ऑल राजस्थान में एकमात्र मैं महिला हूँ जो मंच पे आके और आपको संबोधित कर रही हूँ। इसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहन डिम्पल कंवर जी का। आप जैसी बौद्धिक मातृशक्ति का सहकार अगर आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा तो निसंदेह 25 नवंबर को इतिहास बनने वाला है। और जैसा कि सम्माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब कह करके गए कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर के उनको बड़ा तोहफा देंगे। नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व करने के लिए ही हमारे बीच मंच पर एक बौद्धिक मातृशक्ति मौजूद हैं। हाईकोर्ट में वकील हैं एडवोकेट सुमित्रा जी चौधरी। मैं चाहूंगा कि आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। एडवोकेट सुमित्रा जी चौधरी। राम राम साहब, आप सबका जोश और उत्साह देख के मुझ में इतना जोश भर गया है कि मुझे ये लगता है जितने वक्ताओं ने यहाँ अपना वक्तव्य रखा है मैं उसके सामने बहुत कम वक्तव्य रख पाऊंगी। आपके इस जोश को आगे बढ़ाते हुए आज के इस स्थापना दिवस पर सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार करना चाहूँगी कि आप सब प्रदेश की अलग अलग दूर दराज जगहों से इधर आए हैं और आपने अपना इतना उत्साह और सपोर्ट दिखाया है। सबसे पहले मंच पे आसीन आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी का आभार करना चाहूँगी। हमारे प्रेजेंट विधायक जी नारायण जी बेनीवाल, पुखराज जी गर्ग और इंदिरा जी बावरी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। बहुत टाइम से हमारे स्टेट को, राजस्थान को शायद एक विकल्प की ज़रूरत थी और उस विकल्प को हम कब से तलाश रहे थे, जो इस तीसरे मोर्चे के रूप में आप सबके सामने आज प्रस्तुत है। आरएलपी और एएसपी दोनों ने मिलकर एक बहुत मजबूत विकल्प दिया है प्रदेश के युवा को, प्रदेश की महिलाओं को, बेरोजगार, किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, हर उस वर्ग को जिसको आशा है इस सिस्टम से, इस प्रणाली से कि हमारे साथ न्याय होगा। तो मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ, अपील करती हूँ कि 25 तारीख को हमारे इस तीसरे मोर्चे को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएं और साथ और सपोर्ट दें। धन्यवाद। नेताजी का आदेश है कि आधे मिनट के लिए हमारे मायत के रूप में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद, इस उम्र में भी मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं सम्माननीय सीताराम जी देवासी हमारे बीच पधारे और महज आधे मिनट में अपनी बात हमारे बीच रखें और उसके बाद में ये लास्ट कमिटमेंट है, नेताजी संबोधित करेंगे। भोलेनाथ महादेव की, वीर तेजाजी महाराज की, जतेश्वर भगवान की, राम पीर की, 33 करोड़ देव देवताओं की। मंच माते विराजियोड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा संयोजक नागौर सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक साहब, बहन लाडकी इंदिरा जी बावरी मेड़ता विधायक, भाई नारायण जी बेनीवाल, सम्मानित मंच, दूर दराज में पधारियों पिता तुल्य के बुजुर्गियों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सबको नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय माता जी री, जय रुगनाथ जी री। मारो तो आपने एक ही हाथ जोड़े निवेदन है, 5 साल हुआ पार्टी बनाया ने,
5 साल रो आप देख लो, आप नजरों हमें नजर होए। हमें री बात 2023 री कुणी भी टिकट लेन आवे, कन्नी भी टिकट दे, वहां पर बोतल निशान माथे वोट देना, भारियों भारी वोट दे। हनुमान जी बेनीवाल ने मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम। शुक्रिया सताराम जी गागर में सागर बढ़ने के लिए। और अब हमारे बीच आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राम लखन जी मीणा मौजूद हैं। देखिए भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, ये कहते हैं कि लास्ट, लेकिन बार बार नजरें पीछे घुमा के देख रहे हैं कि कोई मेरा अपना छूट नहीं जाए। यही हनुमान की पहचान। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत करें और राम लखन जी मीणा 1 मिनट में अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। जय भीम। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण, लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपके साथ जो 75 साल से धोखा हो रहा है, उस धोखे का बदला लेने का वक्त आपके सामने है। और ये जो धोखा है, इसको आप 25 तारीख को पूरा करके इसको 100% बदला ले लीजिए और 3 तारीख को भाई हनुमान बेनीवाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए। यही हमारा संकल्प है और यही हमारा प्रण है। जय हिंद, जय संविधान। अब तक की सरकारों ने आपको धोखा दिया है और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के आपको एक मौका दिया है। आने वाले 25 तारीख को हमें चूकना नहीं है, ये कहना था राम लखन जी मीणा का। और अब आप सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। मैं आपके बीच आमंत्रण देना चाहूंगा 7 करोड़ राजस्थानियों के दिलों पर राज करने वाले, संपूर्ण राजस्थान के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे की आशा और उम्मीद के केंद्र, किसान, नौजवान, दलित, पीड़ित, वंचित और शोषित की आवाज, राजस्थान की विधानसभा से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत, हिंदुस्तान की संसद तक, जिन्होंने हम सबकी आवाज को बुलंद किया है। मैं तो कहता हूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। दुनिया में एक नेता ऐसा भी है जो तड़के 3 बजे तक सभाएं करता है। बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि जनता तड़के 3 बजे तक उसका इंतजार भी करती है। जोरदार जयकारे के साथ हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को आमंत्रण दे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान जी तुम संघर्ष करो। एक नया नारा इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे जो इस पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में गूंजेगा। मैं कहूंगा आपणु हनुमान, आप कहना आपनी सरकार। आपणु हनुमान, आपणु हनुमान, आपणु हनुमान, आपणु हनुमान, आपणु हनुमान, आपणु हनुमान। श्रद्धा और सम्मान के साथ आप सबके दिलो दिमाग में रहने वाले हमारे सम्मानीय नेता मित्र, एक शायर ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि खूबसूरत से इरादों की बात करता है ये पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। कि खूबसूरत से इरादों की बात करता है ये पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। एक ऐसे दौर में जब नींद भी ना है मुमकिन, अजीब शख्स है हनुमान, ख्वाबों की बात करता है। हनुमान ने आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब दिखाया और उस ख्वाब को हकीकत करने का वक्त 25 नवंबर है। आइए हम सब लोग मिल करके हमारे लोक लाडले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को और सम्मानीय चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करें, ताकि राम और लक्ष्मण की ये जोड़ी आने वाले कल का हिंदू राजस्थान बना सके। सम्मानीय नेताजी। पंचायती कम करो, नहीं आती तो पंचायती नहीं करती। जो पंचायती आए वही नजदीक आए, समझ में आ गया ना? पंचायती करें। अपने पास क्या 9 सिक्कियों की फौज है।
नो सीखियो की फौज से अपन लड़ाई जीतने के लिए चले हैं, ठीक है ना। ये मंच पे भी आते बैठे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और माइक पे भाषण देने के लिए, इनका कोई काम नहीं जाता कि डिस्टर्ब कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन मेरी मजबूरी मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, मुझे चलना है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है। फौज मरी हुई हो तो उसको भी आगे कप्तान ले जाता है, बस तुम ये मत सोचना कि बहुत बड़ी ताकत मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ ताकत आप लोगों की है और आपके उतरे हुए चेहरे देखता हूँ तो मुझे लड़ने में आनंद आता है। बाकी आप मेरे आसपास की जो फौज है ना, उससे भी ज्यादा भरोसा मत करना आप लोग, ये ध्यान रखना जीवन के अंदर। कभी भी कोई भी छोड़ सकता है, मुझे सरक सकता है। आप देखे होंगे कई उदाहरण। तो भाइयों, आज पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5वां स्थापना दिवस है, आज से ठीक 5 साल पहले मानसरोवर के अंदर इस राजस्थान के जवान और किसान, दलित शोषित तबके के मन के अंदर एक पीड़ा थी। बार बार राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के आंखों पे पट्टी बांधकर जिस तरह राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगातार किसानों पर अन्याय, अत्याचार, और वसुंधरा सरकार के समय जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलके नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा, राज उन लोगों का जिनकी परसेंटेज राजस्थान में कितनी आप भी जानते हो। और वो दोनों पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने हमेशा राज के मजे लिए। और आज भी आप उठा के देखोगे, कहने को तो अशोक गहलोत ओबीसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन गहलोत के चारों तरफ जो किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट के अंदर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जिनकी सोच किसान विरोधी है। वसुंधरा ने लगातार हम लोगों को समाज का, अलग अलग समाजों का वास्ता दिला के इस राजस्थान की जनता को ठगा और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। और दोनों बार जितना अन्याय, अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट, गुजर, मीणा, यादव, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन किसान परिवारों को, जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कह रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर किया। दुर्भाग्य इस बात का, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे हैं जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर डलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तले जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिसने ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा, लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा,
समय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के उन तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए। वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए जो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बन सकती, कोई राजस्थान के अंदर तीसरा दल नहीं बन सकता। भाइयों, आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी। पंजाब के लोग जबरदस्त लड़ा किया। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिस तरह मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी, उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून वापिस करो, हम मोदी की सरकार नहीं चलने देंगे। पंजाब से आंदोलन उठा, दिल्ली कूच का निर्णय हुआ, लोकसभा के अंदर तीनों कृषि बिल पारित हुए और पंजाब का आंदोलन धीरे धीरे इस देश के अंदर फैलता चला गया। हरियाणा के किसान जवान ने साथ दिया, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसान मोदी के विरोध में सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के अंदर हलचल नहीं थी, क्योंकि राजस्थान राजनीतिक रूप से कमजोर प्रांत है जहां कभी तीसरा मोर्चा सत्ता के आसपास नहीं आया। अगर आई थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की वो पार्टियां आई थी जो चुनाव के बाद अपना झंडा और डंडा यहां से ले जाती थी। एक व्यक्ति जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप तेजा जी के भक्त हो, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अगर आप राजस्थान के अंदर आंदोलन करो किसानों का और NH 8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प थे। हमेशा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर, उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों, राजस्थान के अंदर हम लोगों का 3 तरीके से शोषण हुआ। अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया। दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे और किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था, अगर आप इतिहास जानते हो। जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया और नेताओं का धोखा। इसलिए राजस्थान किसान आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। मेरे को जरूर सोशल मीडिया पे छोटे भाई कहते थे कि हनुमान जी मोदी की गोदी से बाहर आओ, और मैंने चिंता करी कि अब वक्त आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी और पूरे देश के अंदर जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, माली, इन लोगों को एक करके सत्ता के शिखर पर लेके गए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों की लड़ाई
सर छोटू राम जी और बाबा साहब जो देश को संविधान दिया, उनके संविधान का ही परिणाम है कि आज आप वोट डाल रहे हो, नहीं तो वोट डालने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। जब किसान नेता मेरे से हिसाब मांग रहे थे कि हम लोगों ने आपके लिए इतना किया, क्या आप मोदी को नहीं छोड़ सकते? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं मोदी की सत्ता भी छोड़ूंगा और किसान कौम की रखवाली के लिए हनुमान बेनीवाल के अगर खून का एक एक कतरा की भी आवश्यकता हुई तो खून का एक एक कतरा देके इस देश के किसान और जवान की रखवाली करेगा। भाइयों, हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच किया। हमारे किसाना जी बैठे हैं, रामस्वरूप जी, इन्होंने कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा करी और हम हजारों की तादाद के अंदर यहां से गए और NH8 जैसे ही हम पहुंचे जाम हो गया। पहले 15-17 लोग एक छोटा सा माइक लेके कोने में नारे लगाते थे साइड कर, NH8 चल रहा था, रुका नहीं था। ये NH8 जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, 72 गुर्जरों ने शहादत देके निकम्मी वसुंधरा को झुकाया और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने का नया इतिहास राजस्थान की धरती से रचा। तभी NH8 जाम नहीं हुआ था। अगर NH8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी तो उत्तर भारत के उस किसान के बेटे ने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस किसान कौम की रखवाली के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। 70 दिन सड़क पर संघर्ष करके आपको जीत दिलाई। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। और देश में बात चली कि उत्तर भारत में अगर सत्ता छोड़ी तो नागौर के सांसद, राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी। उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न CBI का डर है। देश के अंदर जब देश का जवान तकलीफ में था, इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार जवानों के मुद्दे किसी ने उठाए और सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त कोई व्यक्ति अगर झंडे के साथ सड़क पे आया, वो 543 सांसदों में से एक सांसद है जो आपका भाई है, जिसे बहुत ज्यादा प्रेम आप करते हो। उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान आपको हराएगा। हम उन किसानों के बच्चे हैं जिनकी संतानों ने देश की रखवाली के लिए 62, 65, 71 कारगिल की जंग हो या पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं या RSC के जवान खड़े हैं, या दुश्मन जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करता है तो हमारे किसान के बेटे दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन देश के जवानों की रखवाली के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद था जिसने मोदी से टक्कर ली और परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर लेने की बात करी थी और 75 को वापस भेजने की बात करी थी। उन्होंने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूत सहित चुका दिया। जवानों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ भी वापस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं, गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधायक 3 बार बन गया, सांसद बन गया, पार्टी भी बना ली और कितने सारे नेता तैयार कर दिए राजस्थान के अंदर। हर समाज का लीडर आज जयपुर की विश्राम रैली में भाषण दे रहा है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी और राहुल की रैली के अंदर भाषण दे सकते हैं। पूछ लो इनको, अगर मंच में कोई बिठाता है तो भी। ये हनुमान बेनीवाल है, इसने पूरा जीवन समर्पित करके मोदी को चुनौती दी, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका
और प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया। नहीं बोलने दूंगा तुम्हारे को। ये ताकत अगर किसी के अंदर है वो आपके भाई के अंदर ताकत है। ERCP ईस्टर्न कैनाल परियोजना जिसमें राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, उसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर नहीं है, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं है। उसमें जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा के चारों जिले, अलवर। उन ERCP के लिए संघर्ष करे किसानों जवानों का साथ किसी ने दिया और 1 दर्जन बार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसी ने लोकसभा के अंदर की, तो नागौर के सांसद ने इस नए राजस्थान के निर्माण में अपने भाइयों को न्याय दिलाने की बात करी। इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की किसी ने बात करी। दलितों पे बढ़ते अत्याचार, भाई जितन मेघवाल की हत्या हो, जालोर के अंदर मटकी से पानी पीने वाले उस दलित बच्चे को जिस तरह पीट के मौत के घाट उतार दिया, थानागाजी की दलित महिला जिसका वीडियो वायरल किया और उसमें भी किसी पे मुकदमा दर्ज होके अगर कोर्ट में चालान हुआ, वो नागौर का सांसद है तो लड़ने के लिए दौसा के रेलवे ट्रैक पे गया था। इस राजस्थान का ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिनके लिए लड़ने के लिए मैं वहां नहीं गया। जब प्रतापगढ़ दरियावद के अंदर हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, उस बात को भी मजबूती से उठाया, तो मेरे RLP के तीनों विधायक मौके पे गए और मैंने मांग करी कि कलेक्टर SP भी हटने चाहिए। जो बीट प्रणाली है वो फेल थी, इसकी वजह से 3 दिन बाद FIR लॉन्च हुई। इस राजस्थान के जो लंबित मुद्दे हैं इस देश के अंदर, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर पानी को लेकर जो लंबे आंदोलन चले, मैं हनुमानगढ़ भी गया और पहली बार हनुमानगढ़, गंगानगर के 250 से 500 किसानों को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि आप मेरे मित्रों, हम चंडीगढ़ नहीं आएंगे। उन्होंने कहा आधी दूर में आ जाता हूं बठिंडा, आधी दूर आप आ जाओ। और पहली बार शायद गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों ने किसी मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करी, बात करी और पंजाब से पानी भी वापस राजस्थान का हिस्सा दिलाया। लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब में आंदोलन किया और कहा कि पंजाब का CM पंजाब का पानी राजस्थान को दे रहा है। वैसे पानी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार तय करती है। आज हरियाणा पानी के मामले में राजस्थान को आंख दिखा रहा है, पंजाब आंख दिखा रहा है, मध्य प्रदेश आंख दिखा रहा है। आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के नेतृत्व कमजोर है, यहाँ के मुख्यमंत्री कमजोर है। वो राजस्थान का विकास करने का नहीं सोचते, वो अपने घर का ही विकास करना चाहते हैं। गहलोत साहब को अगर चिंता है, खुद के बेटे की चिंता है कि मेरे बेटे को सांसद कैसे बनाऊं, विधायक कैसे बनाऊं, राजनीति में स्थापित कैसे करूं, और वसुंधरा ने अगर चिंता की तो अपने उस बेटे की चिंता की जिसे शायद आप मिले हो क्या कभी? एक बार काम करना, वसुंधरा जी के बेटे से मिलके 15 मिनट बात कर लेना, उसके बाद आप खुद ही उसको बता दोगे वो कैसा है, खुद ही बता दोगे आप लोग, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। उसने चिंता करी इसको मैं नेता बनाऊंगी राजस्थान। उन लोगों को छोड़ दिया जो लगातार उसके साथ संघर्ष कर रहे थे। 25 साल के अंदर जिससे राजस्थान में घपले घोटाले हुए, गहलोत ने माथुर आयोग बनाया, वसुंधरा के PA को पकड़ा कमठान कालीन चोरी के केस के अंदर और उसको छोड़ दिया वापस, मुकदमे में FIR लग गई। और वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी। जब सरकार गिरी थी राजस्थान के अंदर, आप सबने देखा था कि उस समय अशोक गहलोत की मदद किसने करी? वसुंधरा ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जो लाल डायरी का प्रकरण चला वो बंद क्यों हो गया? लाल डायरी के पहले जो पन्ने थे उनमें कांग्रेस के लोगों पे आरोप लगे थे, लेकिन जो अगले पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे
जो मुख्यमंत्री के टच के अंदर थे, जो लेन देन कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, उसको दफन कर दिया। ये लाल डायरी का इशू था। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। उसका परिणाम यह हुआ कि सांत शेखावाटी अंचल गैंगवार की घटनाओं के अंदर हमारे किसान के बेटे जो भोले होते हैं, जो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ, कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर ही चल पड़ते हैं। वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे ही बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे ही लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई। जीवन गोदारे से लेके 1 दर्जन से ज्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है। इस राजस्थान ने एनकाउंटर का दंश भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशनल डीजी, आईजी, एसपी और हमारे समाज के 5-6 थानेदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गैलेंट्री प्रमोशन दो। अगर उनको जेल में डलाने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटक खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं। बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बात ही मत करो, जिंदगी में भूल हो गई। ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जिद्दी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बार फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था, उस घमंड को चकनाचूर किया और तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद भी करी। और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया तो हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा जो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने माता सीता को लाने के लिए राम जी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए तमाम दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाख की तादाद के अंदर इस स्टेडियम के अंदर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया और हिल नहीं रहे हो एक जगह से। आपने यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी 5 साल पहले जो पार्टी बनाई, इस लाइसेंस को रिन्यू करते हैं और ये आने वाला जो 5 साल है ये आपके हाथ में आरएलपी और हमारी भाई चंद्रशेखर आजाद की तो आजाद समाज पार्टी है, इसको हम सत्ता में लेके आएंगे। मेरा शुरू से स्टैंड था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मैं शोषित दलित पीड़ित तबके की बात करने वाली तमाम पार्टियों को साथ लेके 18 में जो 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, उन सबको एक जगह करके नए जो 90 लाख वोट है, जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी भर्तियों के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, भय मुक्त राजस्थान के लिए, बहन बेटी अबला की चीख राजस्थान में नहीं निकले, वो वोट करेगा इसके लिए। वो वोट करेगा डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो, खेत के सिंचाई का पानी हो। वो 90 लाख वोट करेगा
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 90 लाख और 80 लाख। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद, जो मेरे छोटे भाई की तरह, लोग उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तब चंद्रशेखर आजाद उन देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो अभी राजस्थान की है। जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा हूं। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। उस वक्त हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी, और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई, और आज की आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वैतरणी को पार लगाएंगे, और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का किसान, दलित और कमेरा वर्ग मिलकर इस देश की सत्ता पे कब्जा करेगा। उसकी शुरुआत आज जयपुर की धरती से होने जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के मेरे जोशीले नौजवानों को, जिन्होंने पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद के अंदर पहुंच करना चाहता हूं। सरकार की तरफ नहीं देखना पड़े कि सरकार मुझे मुआवजा देगी, अपने आप ही उस फसल का मुआवजा उस किसान के खाते के अंदर आ जाए। जब रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, दलित बेटा घोड़ी पे बैठे, उसे चिंता नहीं हो कि कोई मेरी घोड़ी रोक लेगा। अगर इस सोच के लोग राजस्थान के अंदर है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदल ले, क्योंकि आरएलपी की और गठबंधन की सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर सोच अपने आप ही बदल जाएगी। जिससे कोरोना के बाद लोगों की भूल पड़ने लगी, पड़ी कि नहीं पड़ी आपको पता है, इतने इंजेक्शन दिए कि भूल पड़ने लगी लोगों को। ये मोदी जी ने करवाया सारा। भाइयों, आज 18 से 23 का जो हमारा सफर है, 5 साल के अंदर मैंने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, और 18 के चुनाव का आप बता दूं, मैंने 2-3 ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार किया जो आरएलपी से नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रहे थे। उनके प्रचार के अंदर भी गया था, कांग्रेस बीजेपी को हराओ, ये किसान के बेटे, इनको जिताओ। 5 साल के सफर के अंदर इस कुनबे को आगे बढ़ाते हुए 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना के साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, वो शहरों की पार्टी भी है। उपचुनाव के अंदर आरएलपी के बढ़ते प्रभाव को राजस्थान की जनता ने नजदीक से देखा। जब मेवाड़ के बल्लभ नगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
50,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर थी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी थी। कोटपुतली 30,000 18 में, नीम का थाना 27,000, सीकर 30,000, भीलवाड़ा का आसिंद के अंदर 40,000 से ज्यादा, कपासन में 30,000, चोमू में छोटे भाई छुट्टन यादव बैठे हैं 40,000। ऐसे करके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जो उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, उन उपचुनाव में सरदार शहर के अंदर 47,000, सुजानगढ़ में 33,000, साड़ा और तमाम जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने साबित किया कि राजस्थान का अगर कोई तीसरा मोर्चा है, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से कोई लड़ाई लड़ सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ सकती है। जब 23 का चुनाव